हेलो दिल्ली क्लासेस लखनऊ में स्वागत है। एक नए इनिशिएटिव में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और आप इसको देख लीजिए कि क्या मैं पढ़ाने वाला। तो करंट अफेयर 2025 के लिए करंट अफेयर स्टार्ट कर रहा हूँ और इसमें आप देख लो मैं क्या आपको पढ़ाऊँगा और किस तरीके से पढ़ाऊँगा। जो अब तक जो है अनुभव रहा है, जो विभिन्न कोचिंग संस्थानों में खुद भी पढ़ाया हूँ, तो आप उस अनुभव को आप देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा। और मैं आपसे पहले ही चैलेंज करता हूँ, कोई पूरे जब तक मैं पढ़ाऊँ कोई एक सिंगल क्वेश्चन आप बताना जो आपको लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये बंदा ऐसे ही पढ़ा रहा है, ठीक है। कोई एक सवाल मुझे कमेंट करना जब तक मैं पढ़ाऊँगा करेंट अफेयर्स, ओके, ठीक है। तो आज आप देख लो कि क्या पढ़ने वाले हो। तो आज बहुत छोटा सा लेक्चर होगा, आप रिलैक्स होकर पढ़िए। जैसा कि मैं बोलता हूँ एज ए ऑफिसर आपको मैं पढ़ाना चाहता हूँ, उसी माइंडसेट से आप पढ़िएगा, एकदम बिल्कुल रिलैक्स होकर के बस 10 मिनट पढ़िए। और हाँ, आज पहला लेक्चर है तो चाहे तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ, सुझाव दे सकते हैं कि हाँ कैसी क्वालिटी है और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन पढ़ा रहा है आप जानते ही हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप जानने लगे हैं, ठीक है। नहीं तो आप जो है खुले आसमान में एक दिन रात में सिर ऊपर करिएगा, ठीक है, तो मैं टिमटिमाता दिख जाऊँगा। चलिए आगे देखते। पहला देखिएगा क्वेश्चन क्या है। मैं चैलेंज पहले ही कह दिया हूँ कि कोई एक सिंगल सवाल, एक कोई सिंगल क्वेश्चंस आप ये दिखाना मुझको या कमेंट करना कि ये आपने पढ़ा दिया, ये बकवास क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब समझ में आएगा आपको अनुभव। पहला क्वेश्चन देखिएगा। अब सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं लगाऊंगा क्योंकि सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ही टिक करके लगाया जाता, लिख रहा हूँ। पहला देखिएगा, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक। अब वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं। जब भी नीति आयोग को अगर खांसी भी आ जाए, तो जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती है, आप जब तक प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरी बात मानिएगा, हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, हमारे सारे जितने भी दोस्त हैं इसी तरीके कि नीति आयोग को अगर खांसी भी आ जाए, ठीक है, तो भी हमें क्या है उसे समझना है। कहने का तात्पर्य है कि अब खांसी तो आएगी नहीं, कि इतना इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिएगा ये कौन जारी किया है, इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी किया है। एक तो नीति आयोग और दूसरा पहली बार, एक तो तितलौकी दूजे नीम चढ़ी। तो नीति आयोग द्वारा फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स जारी किया गया, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, और वो भी क्या है पहली बार, ठीक। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने राज्यों को शामिल किया गया है इसमें? 18 राज्यों को। क्या इसमें देखा गया कि कोई भी राज्य कैसे उसकी फाइनेंशियल ऋण कैसा है, वो कैसे ऋण को मैनेजमेंट करता है, ठीक है, अपने ऋण को कैसे मैनेजमेंट करता है, कैसे टैक्स कलेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट याद रखना है कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कुल 18 राज्य हैं, पहली बार जारी किया गया है, वो भी नीति आयोग के द्वारा, ठीक। इसमें स्थान आपको एकदम घोंट की पी लेना। अगर आप पीसीएस आरओ मेंस देने जा रहे हैं, पीसीएस प्री आरओ मेंस देने जा रहे हैं, तो 5 तक रखना आप, मैं तो ये कहूँगा। और ये ऐसे नहीं, 6 बार जो मेंस लिखा है मैंने, ठीक है, लास्ट टाइम अभी भी पीसीएस मेंस जो है 2025 वाला लिख के आ रहा हूँ, ठीक है। तो आरओ आपके साथ तो मेंस लिख ही रहा हूँ इस बार का। तो ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब बंदा ऐसे ही बस उल्टी कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है, आता है, ऐसे ही आते हैं ये। इस तरीके के सवाल के 5 नंबर तक आएंगे। अब वनडे देना है तो केवल उड़ीसा रट लेना, बाकी अगर देने हैं, ठीक है, तो आपको क्या है 5 तक याद रख लेना। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है उड़ीसा, पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पर है गोवा, चौथे पर आपको मिलेगा झारखंड, चौथे पर मिलेगा आपको झारखंड, और 5वें पर आप बताना, 5th पे आप बताना। अब अगर यूपी में बैठ रहे हैं तो एकदम घोंट के पी लेना चाहिए इस क्वेश्चंस को कि भैया ये बता दो इसमें यूपी का क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो यूपी का परफॉर्मेंस है फ्रंट रनर की श्रेणी में। किसमें है? फ्रंट रनर की श्रेणी में। ऐसे पूछा जाता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंडेक्स में, फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स में यूपी का या उत्तर प्रदेश का किस श्रेणी में शामिल है। उसमें दिया रहेगा अचीवर श्रेणी में, फ्रंट रनर श्रेणी में, ठीक है, इंस्पिरेंट श्रेणी में। तो आपको याद रखना है फ्रंट रनर पे है। किस पे है? फ्रंट रनर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत का 5वां अध्याय, संस्कृत का
5वां अध्याय यह किसने लिखा है? तो राम बहादुर और प्रभात ओझा के द्वारा लिखी गई है। और क्या है? तो ये है नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन। नरेंद्र मोदी के अब तक के जो भाषण है 2014 से, उसी को कहा गया संस्कृत का 5वां अध्याय, संस्कृत का 5वां अध्याय। नेक्स्ट देखिएगा शुभांशु शुक्ला। ये तो आप जानते हैं, इसमें कहने की ज़रूरत नहीं कि आएगा ही आएगा किसी न किसी पेपर में, ठीक है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो शुभांशु शुक्ला जो कहाँ के हैं? तो LKU लखनऊ के हैं, ठीक है। ये अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचने वाले कैसे हैं? प्रथम भारतीय हैं। देखो वो 1984 में जो राकेश शर्मा जी गए थे वो स्पेस में गए थे। कहाँ पे? स्पेस में, न कि स्पेस स्टेशन में। वो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे, जबकि ये क्या है? अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। समझ पा रहे हैं ना? हम भी अपना स्पेस स्टेशन मतलब बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब हम भी अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं। आप बताओ स्पेस स्टेशन हमारा अपना कब तक बना करके तैयार किया जाएगा? इसका लक्ष्य क्या है? ठीक है, ये बताना आप। अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करना कि कैसा है क्वालिटी, और एक सिंगल क्वेश्चन बता देना कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बंदे तुम ऐसे ही पढ़ा रहे हो। अगला देखिएगा, अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं, ठीक है, शुभांशु शुक्ला। इनके साथ ही अब देखो, ये इनके साथ ही अन्य वनडे पेपर में नहीं पढ़ोगे चलेगा, लेकिन अगर ग्रेजुएट लेवल का पेपर पढ़ रहे हो तो भैया एकदम हूबहू रटना पड़ेगा। पिगी ह्यूटसन जो है वो USA की हैं। पिगी ह्यूटसन क्या है? USA की हैं। आई थिंक यही इसको लीड कर रही थी। और उजनास्की कहाँ के हैं? पोलैंड के हैं। और विस्निवस्की, ठीक है, या बिस्की याद कर लो, वस्की याद कर लो, ये कहाँ के हैं? ये भी पोलैंड के। तो इसमें भी एस्की है, इसमें भी एस्की है, दोनों पोलैंड के हैं। टिबोर कैपू, तो एक कैप भी गया है, वो क्या है? हंगरी। तो टिबोर कैपू, हम सम्मान करते हैं इनका, लेकिन याद करने के लिए कैप बोल रहे हैं। टिबोर कैपू क्या है? हंगरी, ठीक है। तो व्हिटसन अस्की कैपू, व्हिटसन अस्की कैपू, ये इनके 4 साथी थे। अब रॉकेट किस रॉकेट से ये भेजे गए? तो ये फाल्कन 9 से। और इनकी वापसी कब हुई है? तो 25 जून 2025 को। हो सकता है सरकार के द्वारा इस डेट को कुछ न कोई डेट क्या कर दिया जाए, घोषित कर दिया जाए, मुझे तो यही लगता है। आगे देखिएगा, कैप्सूल, किस कैप्सूल से ये आए थे? किस कैप्सूल से आए? अब ये सोच रहे होंगे कि ये बंदा पढ़ा रहा है कैप्सूल, क्या कैप्सूल पूछा जाता है क्या? ठीक है, तो अभी जो 27 जुलाई को, ठीक है, किसका पेपर हुआ है? 27 जुलाई 2025 को RO प्री का हुआ है। उसमें क्या पूछा था? जाके सवाल करो, जाके सवाल देखो, ठीक है। उसमें ये पूछा था कि सुनीता विलियम्स जो अभी स्पेस से 282 आई थिंक या 286 दिन बाद, ठीक है, जब वापस लौटी हैं तो किस कैप्सूल से वापस आई हैं, माने किस कैप्सूल से वो वापस आई हैं, तो उसमें ये पूछा था, ठीक है। तो वो कैप्सूल कौन सा है आप बताना, ठीक है। ऐसे इनका भी आपको रटा होना चाहिए। इनके कैप्सूल का नाम क्या है? ड्रैगन। क्या है? ड्रैगन। हालांकि उनके भी कैप्सूल का नाम ड्रैगन है। आगे देखिएगा, ये हैं कहाँ के मैं बता ही दिया। अब आगे आ जाता है सुनीता विलियम, इसी से ही रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है 5 जून को कौन सा दिवस होता है जल्दी बताइएगा। इसी दिवस को इनको जा कर के 18 दिन में इन्हें वापस आना था, लेकिन फंस गई बेचारी, तो 286 दिन बाद वापस आई, ठीक है। और आप सोचो, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आप जो है 2-3 महीने पेशेंस नहीं रख पाते, यहाँ तक कि हफ्ते भर में आप डिमोरलाइज हो जाते हो, या आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, या आप जो है शिथिल हो जाते हो। सोचो इन्हें धरती पर वापस लौटने की उम्मीद कितने दिनों तक जिंदा रखनी पड़ी होगी। 286 दिन बाद वापस आई, और वो भी गड़बड़ स्थिति में। आप सोच के देखो, ठीक है। यही सब पढ़ करके आप अपने आप को थोड़ा सा कुछ बदलाव लाओ यार। ज़िंदगी में जब पैर निकाल लिए तो एकदम दौड़ के लाइन तक जाओ, वाइंड अप करो, ख़त्म करो रेस को। तो सुनीता विलियम 286 दिन बाद वापस आई। इनके कैप्सूल का नाम क्या था? इनके कैप्सूल का नाम था स्पेस क्रू ड्रैगन, माने उसी का स्पेस एक्स का जो है क्रू ड्रैगन था। और ये मैंने बताया आपको कि RO 2025 के 27 जुलाई में जो है पूछा गया था, क्वेश्चन था, ठीक है।
आगे देखिएगा, भारत को 2000, ये बहुत ऐसे सवाल बहुत आते हैं, ठीक है, इस तरीके के। भारत को वर्ष 2026 से 28, ये भी आपको रटना है। कितने साल के लिए? ऐसे ही रटना पड़ेगा आपको। 2026 से 28, 2 वर्ष के लिए भारत को किस संस्था का, पूछेगा किस संस्था का, ठीक है, अध्यक्ष बना गया है या उसकी अध्यक्षता करेगा, किसका करेगा? इकोसॉक का करेगा। किसका करेगा? इकोसॉक का करेगा। क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? कोई घर परिवार की तो बात नहीं है, किसी घरेलू संस्था की बात नहीं है, बल्कि ये संयुक्त राष्ट्र संस्था की एक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद, इकोसॉक की, ठीक है। तो इसलिए 2026 से 28 ये भी रटना है, 2 वर्ष आए तो भी रटना है। किसका है? इकोसॉक का है। एक और भी अध्यक्षता इसको मिली है एपीओ की। आप एपीओ को फुल फॉर्म बताना या ढूंढ लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, चाहे तो आप सजेशन बता सकते हैं कि हाँ क्या करना चाहिए या क्या कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पोर्ट ब्लेयर का नाम देखो, बहुत नाम बदले जाते हैं, लेकिन हमें क्या है, हमें थोड़े से देखने हैं कि किसका मतलब ऐतिहासिक महत्व है। तो पोर्ट ब्लेयर का अब नाम बदल करके श्री विजयपुरम रखा गया है। क्या रखा गया? किसी व्यक्ति का नाम है श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, कह रहा है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? वैसे भी इस समय आप देख रहे हैं गृह मंत्रालय ने, हम अपने यहाँ का गृह मंत्रालय ने क्या है, गृह मंत्रालय ने या भारत सरकार ने पूरी तरीके से कमर कस ली है कि जो नक्सलाइट हैं वो देश का पतन कर रहे हैं, इनकी हम कमर तोड़ देंगे। अब इनकी कमर तोड़ दिया है गवर्नमेंट ने, अब इनको ख़त्म करने की एकदम प्लान में आ गए हैं और ख़त्म कर देंगे, क्योंकि जिस तरीके के सिलेंडर जिस तरीके के मार रहे हैं ना, ठीक है, तो जल्दी ही ख़त्म हो जाए और ख़त्म होना चाहिए भी। तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किससे संबंधित है? तो नक्सल से संबंधित है। किससे है? अच्छा यहाँ लिखा नहीं है, आप ऐसे कर लीजिए, नक्सल को समाप्त करने के लिए क्या है? नक्सल समाप्त करने के लिए है। किस क्षेत्र में चलाया गया है? तो किस क्षेत्र में चलाया गया? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पे। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पे, ठीक है। अब आप जानते होंगे, ठीक है, कि यहाँ से इस तरीके से नक्सलाइट का क्या है, पूरी एक बेल्ट है ये भारत में, जो यहाँ आंध्र प्रदेश से ऊपर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के ऊपर झारखंड, झारखंड के ऊपर बिहार, बिहार से आप देखोगे यूपी, यूपी से आप जाओगे तो नेपाल, पशुपतिनाथ तक, ठीक है। तो ये पूरी इनकी बेल्ट है। यही बेल्ट क्या कहलाती है? बहुत ज़्यादा प्रभावित है नक्सल से। इसी बेल्ट को क्या कहते हैं? रेड कॉरिडोर। क्या कहते हैं? रेड कॉरिडोर। जितने लोगों का नाम, जितने राज्यों का नाम लिया वो तो आप समझ गए होंगे। तो रेड कॉरिडोर कहते हैं इसको, ठीक है। वहाँ नेपाल के पशुपतिनाथ से आंध्र प्रदेश के बालाजी नाम है ना उनका, वहाँ इसी के बीच में जो कॉरिडोर पड़ता है तो रेड कॉरिडोर बोलते हैं। अब ये ख़त्म कर देंगे, सरकार ख़त्म कर देगी। क्या है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पे 2026 तक भारत का लक्ष्य है। भारत का लक्ष्य है कि 2026 तक कमर तोड़ दिए हैं और 26 तक क्या कर देंगे? 26 तक इन्हें सुला देंगे, 26 तक इनका क्या कर देंगे? खात्मा कर देंगे। ये लक्ष्य है, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, कुछ अन्य ऑपरेशंस हैं जो, और भी ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सभी मैं नहीं लिखा हूँ, थोड़े थोड़े लिखते जा रहा हूँ और थोड़े थोड़े आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन हैं और भी बहुत अच्छे सवाल अभी बाकी हैं ऑपरेशन से। ऑपरेशन किलर, ऑपरेशन किलर से आपको थोड़ा सा दिमाग में आ जाएगा, जोर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो किलर क्या है? आतंकवादियों को क्या करना? ठोक के रख देना है, वो ऑपरेशन किलर है जम्मू एंड कश्मीर में। ऑपरेशन राइजिंग लायन, राइजिंग लायन काफ़ी चर्चा में था कि इजराइल ने जो ईरान के न्यूक्लियर साइट पे जो अटैक किया था उसको ऑपरेशन राइजिंग लायन दिया था, ठीक है, ऑपरेशन राइजिंग लायन दिया था, इसीलिए मैंने इंटरनेशनल से वो कर दिया। ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन शील्ड क्या है? ऑपरेशन शील्ड अभी देख रहे होंगे कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो जो हमारी मतलब पाकिस्तान, नापाक पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगने वाले जो क्षेत्र थे उन पे हमने क्या किया था? हमने मॉक ड्रिल किया था। क्या किया था?
हूटर बत्ते और लोग लेट जाते, मॉक ड्रिल किया था, उसी को कहते हैं ऑपरेशन शील्ड। शील्ड माने होता है ये कवच, इसलिए याद रहेगा। तो सीमा क्षेत्र में मॉक ड्रिल जो किया गया उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन शील्ड। अगला देखिएगा ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान में जो जब युद्ध होने की स्थिति आ गई इजराइल ईरान से, तो वहाँ से जो भारतीय थे उनको निकालने के लिए हमने जो प्रयास किया है या ऑपरेशन चलाया है उसे क्या कहेंगे, ऑपरेशन सिंधु। क्या कहेंगे, ऑपरेशन सिंधु। नेक्स्ट देखिएगा ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है, अभी हाल फिलहाल में जो म्यांमार में भूकंप आया था वहाँ पर हमने क्या किया था, हमने चिकित्सीय सहायता दिया था। ठीक है, चिकित्सीय सहायता पहुँचाया था, उसी को क्या है ऑपरेशन ब्रह्मा कहा गया। और चिकित्सीय सहायता के लिए ही, ऑपरेशन मैत्री के लिए ही हमने क्या है, आप देखे होंगे भीष्म क्यूब हम लोग भेजते हैं किसी को, क्या करते हैं, भीष्म क्यूब देते हैं। क्या देते हैं, भीष्म क्यूब देते हैं। आपने देखा है कि एक दुष्ट राष्ट्र जो है तुर्की है ना, उसको भी हमने क्या किया था, जब उसके यहाँ जलजला माने भूकंप आया था तब हमने क्या है सहायता दिया था ऑपरेशन भीष्म, लेकिन वो पाकिस्तान का, ठीक है, नल्ले पाकिस्तान के लिए बोल रहा था। तो इस तरीके से क्या है भीष्म क्यूब। भीष्म क्यूब क्या होता है, भीष्म क्यूब एक तरीके के क्यूब होता है जिसमें क्या है मेडिकल के आवश्यक जो है इक्विपमेंट होते हैं, वो उन्हें इतना अच्छे से इनको डिजाइन किया गया है कि इनको हेलीकॉप्टर से या प्लेन से ऊपर से नीचे गिराया जा सकता है, ऐसी जगह पे जहाँ रोड नहीं है पहुँचाया जा सकता है। वहाँ गिरेंगे टूटेंगे नहीं, लेकिन फिर बाद में उसे खोल करके क्या है ट्रीटमेंट किया जा सकता है। सारी व्यवस्थाएं अपेक्षाकृत वहाँ पे मौजूद उसमें रहती हैं। तो ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में चलाया गया है। ऑपरेशन हॉक, ये सवाल आया हुआ है, ये सीबीआई का सवाल आया हुआ है, अभी भी आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे एक ऐसे ही और भी ऑपरेशन है, ऑपरेशन गरुड़ जैसे यूपी के द्वारा चलाया गया है जो महिलाओं के लिए। ठीक है, तो सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन हॉक चलाया गया। हॉक समझते हैं ना, ठीक है, हॉक दुनिया का बहुत खतरनाक शिकारी पक्षी है हॉक। ठीक है, आप सर्च करके देख लेना। सीबीआई के द्वारा क्या है बाल यौन शोषण को रोकने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया है वो कौन सा है, ऑपरेशन हॉक। ऑपरेशन सद्भाव आपको बताना है, मैं चाहता तो लिख देता लेकिन मैं जानबूझ के नहीं लिखा हूँ। ऑपरेशन सद्भाव आप लिखेंगे, ठीक है, ऑपरेशन सद्भाव लिखेंगे। और ऑपरेशन शिवा क्या है, अमरनाथ यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा पूर्व कार्यात्मक, देखो भारत का पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जो राज्य है, ठीक है, वो कौन सा है। प्रथम भारतीय राज्य पूर्ण कार्यात्मक साक्षर है। अब यहाँ पर आप केरल मत लगा देना प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं तो गलत हो जाएगा। साक्षरता केरल की हालांकि है 2011 की जनगणना के अनुसार पहला तो केरल है, दूसरे नंबर पर मिजोरम है। लेकिन यहाँ वो पूछ नहीं रहा, यहाँ पर सवाल पूछ रहा है आपसे कि पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जो जिला है, ठीक है, वो आप बता दो। तो ये है मिजोरम। ये क्या है, मिजोरम। घोट के पी लो, एक भी सवाल इसमें छोड़ना नहीं। अगला देखो विश्व स्वास्थ्य संगठन, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आयु अनुकूल शहरों एवं समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में GNAFCC में शामिल होने वाला भारत का, ठीक है, भारत का कौन सा क्षेत्र रहा, तो कोझिकोड केरल। कोझिकोड केरल। देखो अब आप सोच रहे होंगे क्यों ये बताना चाहिए, इसको क्यों लिखा है बंदा, तो इसीलिए लिखा हूँ क्योंकि जब भी इंटरनेशनल किसी भी नेटवर्क में कोई भी शहर या कोई भी हेरिटेज जब शामिल होता है तो वो भर भर के पेपर में आता है। इसलिए याद रखना कि WHO के द्वारा क्या है, WHO के नेटवर्क में आय अनुकूल शहरों एवं समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में कोझिकोड केरल को शामिल किया गया है। ठीक है, यह इसे साहित्यिक शहर के रूप में भी शामिल किया गया था क्या, इसके पहले किसी चीज़ में। ठीक है, अभी जो सामने है उसे आप रट के रखो। आगे देखो, नेक्स्ट है 23वें विधि आयोग। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है, अप्रैल 2025 में, तो न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। माहेश्वरी ने दिनेश माहेश्वरी। ठीक है, ये क्या बनाएंगे, अब महान विधि का सलाह देंगे, महान विधि का सलाह देने वाले माहेश्वरी। नेक्स्ट देखिएगा स्वावलंबिनी कार्यक्रम। आप सोच रहे होंगे कि ये नॉर्थ ईस्ट की बंदा क्यों लिख दिया यहाँ पर। ठीक है भैया, मैं आपको बताता हूँ। जैसे PM डिवाइन योजना, जब PM डिवाइन योजना पूर्वोत्तर के
डेवलपमेंट के पूर्वोत्तर में जो सीमावर्ती क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट की गई थी वो बहुत एग्जाम में आई। ठीक है, तो पूर्वोत्तर को जब गवर्नमेंट क्या करती है, ध्यान रखती है या केयर करती है या वहाँ पर कोई पॉलिसी स्टार्ट करती है तो वो बहुत ज़्यादा आता है। तो ये स्वावलंबनी जो कार्यक्रम है वो पूर्वोत्तर में महिला उद्यमिता को बढ़ाने के लिए है। और यह अगर किसी गवर्नमेंट का होता तो ना मैं पढ़ाता, बल्कि यह भारत सरकार की योजना है, इसलिए पढ़ना है। किसकी है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की है। महिलाओं को क्या करना है? पूर्वोत्तर में महिलाओं को उद्यमिता से जोड़ना है। ठीक है, स्वावलंबिनी कार्यक्रम। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, भारत की पहली, इसे तो घोंट के कहीं ऐसे जितने लिखा हो भैया उसे घोंट के पी लेना। कोई एक सिंगल सवाल मुझे बता दो कि ये मैं ऐसे ही लिख दिया हूँ। ठीक है, भारत की पहली भूतापी जियोथर्मल प्लांट कहाँ लगाया गया है? तो पूगा घाटी लद्दाख में। पूगा घाटी लद्दाख में भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना कहाँ पर है? पूगा घाटी लद्दाख में। और आपको स्टैटिक में भी रटना है, घाटियाँ बहुत ज़्यादा पेपर में आती हैं, पीसीएस आरओ यारो या ग्रेजुएट लेवल पे एलटी हो गया या बीईओ हो गया, इन सब में एग्जाम से बहुत आता है घाटियाँ। जैसे आपसे पूछ लेगा तंदूर घाटी कहाँ पर है, तो तंदूर घाटी कहाँ पर है? तेलंगाना में है। ऐसे रणजीत घाटी कहाँ पर है? तो सिक्किम में है। ठीक है, ऐसे पूगा घाटी पूछ लेगा तो लद्दाख में है। ठीक है, जुकू घाटी पूछ लेगा। ठीक है, तो इस तरीके का आपको क्या है, घाटियाँ हम लोगों के सिलेबस में है, रटना है। ठीक है, तो पूगा घाटी कहाँ पर है? लद्दाख में। पूगा घाटी लद्दाख में, यहीं पर जियोथर्मल। और ऐसे ही अगर पूछ ले कि जियोथर्मल के लिए नॉर्थ ईस्ट में पहला प्लांट कहाँ लगाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आई थिंक पश्चिमी कामेंग जिले में है क्या, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में कंफर्म हूँ। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर पूछे, ठीक है, जियोथर्मल से रिलेटेड तब वो, लेकिन भारत का पहली भूतापी विद्युत परियोजना पूछ ले तो लद्दाख की पूगा घाटी में है। घोट के पी लो भैया। आगे देख लो, 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा, घोट के पी लो, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कौन बनाया गया? तो एनालेना बैरबाक। ये मत कहना कि इनका हमारा लेना देना नहीं। अरे भैया, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष मतलब बने हैं। ठीक है, इसलिए एनाबेना को याद रखना है। एनालेना बैरबाक जो जर्मनी से हैं। तो इस तरीके से मैं दोस्तों आपको जो है ये पढ़ा दिया। इसमें एक सवाल सिंगल आप बताना जो इम्पोर्टेंट नहीं हो। ठीक है, और कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, और किस तरीके का कुछ सजेशन हो तो आप ज़रूर बताना। ठीक है, तो यहाँ पर रुकते हैं दोस्तों, कल मिलते हैं। थैंक यू क्लास।